वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 1 की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी 1947 के पहले क्या कंडीशन थी और आफ्टर 1947 अप टू 1990 क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो हमारे यहाँ मेनली क्या करने आए थे, ट्रेडिंग करने आए थे। वो लालच में आए थे कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, बट ट्रेड करने के साथ साथ में वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम में भी वो इन्वॉल्व होते हैं और इंडिया को पूरा खाली करके और कहां ले जाते हैं, पूरा पैसा ब्रिटेन में चले जाते हैं। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को, भाई चिड़िया तो यही रह गई और सोना जो है निकाल के वो लोग ब्रिटेन ले गए। बट 1947 में हमारी कंट्री जैसे ही क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, ड्यू टू द मैक्सिमम फ्रीडम स्ट्रगल और सेक्रीफाइस। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे या हम लोग बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया था, उनके कारण भारत जो है वो क्या होता है, आजाद होता है। बट हमारे यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स थे उनने 1947 के बाद बागडोर संभाली पूरी की पूरी और 1990 तक के कंट्री को बहुत सिस्टमैटिक वे में लाने की कोशिश करी। बट यहाँ पे मेनली इनका फोकस ये था कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंट्री ना दी जाए। क्यों ना दी जाए? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अब दोबारा कोई बाहर का आएगा और फिर हमें दोबारा गुलाम कहीं ना कहीं बना सकता है। ये डर के कारण प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने एंट्री नहीं दी। 1990 तक के आते आते देखा गया कि पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई और लगभग $7 बिलियन का हम लोगों के पे क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है। आखिरी में 1990 के बाद हमारे यहाँ 1991 में, जुलाई 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द IMF एंड द IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1947 से लेकर 1990 तक के एक सफर रहेगा, बहुत तेज सफर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अब हम लोग पढ़ने वाले ये सुपर क्विक रिवीजन का पार्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया हमारा सेशन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भैया, यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द 1947 टू द 1990। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो कंट्री थी लगभग ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी लगभग 200 सालों तक के, और उन लोगों ने जो पॉलिसी यूज करी उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसमें हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स ने जब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रीब्यूशन किया, हमारा बहुत ज्यादा फोकस था किस पे, सिर्फ इंडिपेंडेंस पे। तो इंडिपेंडेंस पे जो फोकस था वो हम लोगों को कब मिल जाता है, 15 अगस्त 1947 में। अब हम लोगों को इंडिया जो एक अच्छी कंट्री हुआ करती थी, जो मैक्सिमम एक्सपोर्टिंग कंट्री के नाम से जानी जाती थी, अब उसको बना दिया गया एक और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री। ओके, किसके लिए? तो वो ग्रेट ब्रिटेन के लिए क्या बन गई, सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन गई। किन चीजों की? तो मेनली सर जी रॉ मटेरियल की। किसकी? रॉ मटेरियल की। ओके, अब इंडिया को बोल दिया गया एक फीडर इकोनॉमी। किसका फीडर इकोनॉमी भाई? तो ब्रिटेन की फीडर इकोनॉमी। किसकी? ब्रिटेन की फ्रीडम इकोनॉमी। अब हमारे यहां धीरे धीरे करके मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस तो बनाया गया, बट इंडिया को वापस उस सिस्टम पे आने में लगभग हमें लग गया 65 साल दोबारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब कंडीशन कब हुई? तो ब्रिटिशर्स फुल फ्लैश में आते हैं हमारे यहाँ बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के पहले एक और बैटल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जिसमें सिराजुद्दौला जो नवाब थे कहां के, बंगाल के, वो हार जाते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से देखा जाए तो कैप्चरिंग जो है वो ब्रिटिशर्स की बढ़ जाती है धीरे धीरे करके। यहां पे बोलता है कि 1764 में द जॉइंट आर्मीज ऑफ द मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया गॉट अ क्रिपल्ड इकोनॉमी। यहां पे मीर कासिम हार जाता है। इसके जो दोस्त थे जिसका नाम था शुजात उद दौला और शाह आलम सेकंड, ये दोनों मिलके भी इनको हरा नहीं पाते और ब्रिटिशर्स आफ्टर ऑल जीत जाते हैं। और यहां पे हम लोगों को हमारे हाथ में देते हैं एक क्रिपल्ड इकोनॉमी, मतलब रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कहां पे? कॉलोनियल रूल में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री को तो वो क्या करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ एक फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, मतलब कि उनके पास हमारा पूरा पैसा चला जाए और इंडिया में गरीबी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग उन पे हमेशा डिपेंडेंट रहे। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो डेवलपमेंट थी इंडिया की कॉलोनियल पीरियड में, उसको हम लोग बोलते हैं लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए समझते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडिया बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी मेनली वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, या तो हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमी थी। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहा था।
दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग कौन से सेक्टर में लेते हैं भैया, तो एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे पास मशीन्स नहीं हुआ करती थी, हमारे पास उस समय पे हमारे दो हाथ हुआ करते थे मेहनत करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री काम कर रही थी उसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री सर जी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन्हीं ने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इन सब पे ही हिट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट थे और वो लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट रहे। ओके, इंडिया इज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, मेटल एंड द प्रेशियस स्टोन। तो ये अलग अलग हमारे यहाँ जितने भी रॉ मटेरियल थे उन सब के हम लोग क्या करते थे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते थे और दूसरी कंट्री को यहाँ पे बेचने का काम करते थे। ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा भैया कि हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से हैम्पर्ड करने की कोशिश करी, ब्रेक करने की कोशिश करी। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम में पहली बार जो बात करी गई है यहाँ पे VKR के राव ने करी। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री का उस समय पे अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की क्या स्थिति थी, तो नेशनल इनकम लगभग देखा जाए तो 2% थी और पर कैपिटा इनकम जो थी लगभग आधा ग्रोथ कर रही थी। जितना भी पैसा कमाओगे उसका आधा ही आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द जो भी अमाउंट बचेगा वो किसके पास चला जाएगा, तो वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैम्पर्ड करके गए थे ब्रिटिशर्स यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी बंगाल में। मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ओरिजिन इन द बंगाल। ठीक है, मुस्लिन एक टाइप का कॉटन होता है जो कि कहाँ मिलता था, उसमें बंगाल में मिलता था उस समय पे। ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाकाई मुस्लिन इज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ द मुस्लिन ट्रैवलर कॉल्ड इज द मलमल शाही एंड द मलमल खास। और जो ट्रैवलर यहाँ पे आते थे इस मलमल शाही मलमल खास कहते थे किसको भाई, मुस्लिन को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स जब थे तब हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी। अब यहाँ पे सॉइल को अगर आपको क्या करना है भैया, अच्छे से रिचार्ज करना है या उसको रिफर्टाइल करना है तो उसके लिए समय चाहिए। उसके लिए समय ब्रिटिशर्स देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी टैक्स पॉलिसीज को चेंज करते रहते थे। अगर हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे तब हमारी एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी हम लोग समझते हैं। तो एक फ्रेंच ट्रैवलर आया जिसका नाम था बर्नियर, 17th सेंचुरी में। वो बोलता है कि बंगाल इज रिचर देन द इजिप्ट। ठीक है, तो बंगाल जो है इजिप्ट से भी बड़ा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में एक्सपोर्ट इन अबंडेंस हमारे यहाँ होता था। जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल था उसका हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो रॉ मटेरियल में अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया महाराष्ट्र एरिया जहां पे इजिली अवेलेबल है कॉटन, और यहां हम लोग बात करें इजीली अवेलेबल है जूट। तो इसका मैक्सिमम हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था जिससे हमारा घर चला करता था। ओके, अब हमारे यहाँ इसके अलावा बात करें तो राइस और बटर अच्छा खासा होता था फॉर ओन कंजप्शन। वी ग्रो व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिकेट भी करते थे यहाँ पे, फाउल्स, डक्स और गीस को। तो ये कंडीशन थी हमारी उस समय पे ब्रिटिशर्स के आने के टाइम पे। अब हमारे यहाँ बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी कंट्री में 80 to 85% लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे उस समय पे डिपेंड हुआ करते थे। यहाँ बोलता है इंडियन एग्रीकल्चर एग्रेरियन। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। 85% लिव्ड इन द विलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लाइवलीहुड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो ड्यू टू एक्सपांशन इन द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन। अभी बोल रहा है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टिवेशन ले लिया गया, बट उसमें भी बहुत सारी लैंड जो थी फर्टाइल ही नहीं थी। मतलब सिर्फ टैक्स ज्यादा लेने के लिए एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ाया गया। बट ड्यू टू लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम इन बंगाल, प्रेसिडेंसी इन द ईस्टर्न स्टेट्स, जमींदारी सिस्टम के कारण ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया को लिया गया, बट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहां पे नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे। नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता। ब्रिटेन चाहता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल का उनको और इंपोर्ट करें उनके फिनिश्ड गुड्स को। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तो हम लोगों से सामान नहीं खरीदेगा। दूसरा, हमारे यहाँ जितना भी रॉ मटेरियल मिलता था वो हमेशा फाइन कॉटन होता था और फाइन जूट होता था। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूरोप के कॉटन की तो वो एकदम कोर्स कॉटन हुआ करता था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया गया। ब्रिटिशर्स हैव टू फोल्ड अप्रोच ऑफ कॉलोनियल रूल। उन लोगों को एस्टैब्लिश जो करा गया, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को जो एस्टैब्लिश किया, उसके पीछे दो मेन कारण थे। क्या उन लोगों ने अप्रोच रखी? इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल बन जाए
स्प्रॉलिंग मार्केट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू गेट एडवांटेज टू द ब्रिटेन, और इसके कारण जो भी ब्रिटेन बनाएगा उसको पूरा का पूरा डंप कर दिया जाए कहां पे, इंडिया पे। तो उसका पर्पस साफ था, ओनली एंड ओनली ही वांट टू अचीव द प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। आगे बात करते हैं 1850 में मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट होती है हमारे यहाँ, प्रोग्रेस स्पेशली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से इंडिया में अवेलेबल थे। ओके, कॉटन टेक्सटाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, डोमिनेटेड टू इंडिया ऑन द वेस्टर्न पार्ट इन द लाइक द महाराष्ट्र एंड द गुजरात। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है, वहां पे कॉटन बहुत अच्छा खासा होता है, इसीलिए वहां पे टेक्सटाइल भी क्या करी गई, एस्टैब्लिश करी गई। इन 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री केम अप, नेम इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब आई भाई? 1907 में। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली आती है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस, अब यहां पे बोलता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी हेल्प करती है, उसको हम लोग यहां पे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सुइंग मशीन, सुइंग मशीन में रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं हम लोग, फिनिश गुड्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई सुइंग मशीन इज ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स। तो यहां बोलता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोडक्शन आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। ऐसी सारी कोई भी मशीन जो करंट कंजप्शन के लिए गुड्स बनाती है उसको हम लोग यहां पे कैपिटल गुड्स कहते हैं। The growth rate of new industrial sector and its contribution is less to the GDP. Continuously काम तो हो रहा था, बट GDP में contribution की बात करें तो contribution हमारे यहाँ बहुत ही कम हुआ करता था। Area of public sector like the railways, railways introduce होती है इंडिया में 1850 में, ऑपरेशनल होती है ये 1850 में, ठीक है, 53 में। पावर जनरेशन की हम लोग बात करें तो थर्मल पावर पे काफी ध्यान दिया गया। कम्युनिकेशन, सी पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, बट हमेशा इनकी अप्रोच यही रहती थी कि इससे ब्रिटिशर्स का कितना फायदा होगा और इंडियंस का इसमें कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, मतलब हम लोग यहाँ पे उनकी परमिशन के बिना यहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी कंट्री से यहां पे हमारे यहां इंपोर्ट भी नहीं हो सकता। अगर आपको ये करना है तो 50 to 60% पहले ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन में करो, उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ है वो दूसरी कंट्री के साथ आप ट्रेड करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उस समय पे। ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हमें बना दिया क्या, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हमारे यहाँ इजिली अवेलेबल था, सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। इंपोर्टर ऑफ द फिनिश कंज्यूमर गुड्स, और क्या बना दिया, इंपोर्टर बना दिया। उसी गुड्स को उन लोगों ने मैकेनाइज सिस्टम से, मशीन से उसको बनाया और इंडिया में क्या कर दिया, डंप कर दिया। कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, हमारे यहाँ उन लोगों ने इंपोर्ट करी लाइट मशीनरी ताकि फिनिश प्रोडक्ट ना बना सके, हम लोग भी उनको रॉ मटेरियल में बनाने में मदद करें। ओके, फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है आपको, ब्रिटेन, ये कंपल्शन था। लाइक अगर मान लेते कुछ बच गया तो यहां पे मान लेते हैं 40 to 30% आप दूसरे से ट्रेड करना चाहते हो तो कौन सी कंट्री से कर सकते थे, चाइना, सेलोन मतलब श्रीलंका, पर्शिया मतलब ईरान। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन द इंडिया। अगर ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया तो वो लोग क्या करेंगे, आपको यहां पे गोल्ड और सिल्वर देंगे। पहले किया करते थे ऐसा, बट उन लोगों ने ये वाला सिस्टम जो है अब बंद कर दिया था यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। यहाँ पे 3 बुक्स लिखी गई है इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए। पहली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक थी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया डिवाइडेड, ये एग्जाम में आने वाली बातें हैं भाई। रमेश चंद्र दत्त ने बुक लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। B.H. बडेन पावल ने लिखी थी द लैंड सेटलमेंट ऑफ द इंडिया या द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की क्या थी, हम लोग ये बात करेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है किस प्रकार के वहां पे लोग रह रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है और लिटरेसी रेट क्या है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो बोलता है ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड ऑफिशियल सेंसस इन 1881। एक नाम याद रखना है हम लोगों को यहाँ पे, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने सबसे पहली बार यहाँ पे क्या करी थी भैया, तो यहाँ पे सेंसस करी थी, मतलब जनगणना करी थी, लोगों को गिना था कि कितना है। मतलब उन लोगों का यहाँ पे भी ड्यूअल एस्पेक्ट था कि वो सोच रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे इंडियंस कितने हैं और ब्रिटिशर्स कितने, तो ब्रिटिशर्स का क्या क्या फायदा करवाना है, इसीलिए इन लोगों ने क्या करी, यहाँ पे सेंसस करी। अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन बिफोर 1921, अगर इसके 1921 के पहले बात करें हम लोग तो बर्थ रेट बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी जो थी वो बहुत ही कम थी यहाँ पे।
स्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है इसको। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। सेकंड स्टेज आफ्टर द 1921 के बाद कंटिन्यूअसली, अभी अगर हम लोग बात करें 2023 तक के, तो कंटिन्यूअसली हमारी पॉपुलेशन जो है वो रेज हो रही है। लिटरेसी लेवल की बात करें तो टोटल मिला के हमारे यहाँ 16% लिटरेसी रेट था, और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो नील था, मतलब जीरो था। द ओवरऑल मॉर्टेलिटी वाज वेरी हाई। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की हम लोग बात करें तो 1000 में से कितने बच्चे की डेथ हो जाती थी यहाँ पे, तो वो 218 बच्चे, मतलब 1000 बच्चों की बर्थ होगी और तो 218 बच्चों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम के बच्चे, ठीक है। प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें आज तो ये 44 पे आ गई है, बहुत अच्छा रेट यहाँ पे चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम लोग बात करें तो बर्थ के बाद कितने साल तक के इंसान सर्वाइव कर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि 44 ईयर्स हुआ करती थी, बट आज प्रेजेंट सिनारियो में ये 68 ईयर्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, किस तरीके का काम होता था। तो हमारे पास 3 सेक्टर थे यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। उस समय प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता था, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम हुआ करता था टर्शरी सेक्टर का। बट आज की हम लोग बात करें, आज के भारत की बात करें तो टर्शरी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो उसमें 70 to 75% लोग जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे उस समय। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% लोग, सर्विस सेक्टर में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 15% लोग हुआ करते थे। आगे हम लोग बात करें प्रोविंसेस के हिसाब से, तो हमारे पास इंडिया में 3 बड़े बड़े प्रोविंसेस, यहाँ प्रेसिडेंसी उसको कह सकते हैं। तो 3 बड़ी प्रेसिडेंसी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल हुआ करती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी की हम लोग बात करें जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला आता था, बॉम्बे, और दूसरी बची हमारे पास बंगाल प्रेसिडेंसी। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, बट धीरे धीरे करके वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, बट वहां पे इंक्रीज जो हो जाता है वो सेक्टर हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम स्टेट सच एज द ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, बट उसी सेम टाइम पे 3 नए स्टेट्स आते हैं जहां एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ती है, वो थे ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिक चीजें जो किसी भी कंट्री को एक डेवलप कंट्री या डेवलप नेशन बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो रेलवे स्टार्ट हुई लगभग हमारे 1850 के बाद। पोर्ट्स, हम लोग यहाँ वाटर पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, पोस्ट टेलीग्राफ की बात करें, तो ये कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। बट इसमें मेनली सब कुछ जो मेनली इनमें था कि ब्रिटिशर्स अपने फायदे की बात कर रहे थे। The road are not fit for modern transport. Only Britishers' purpose was mobilizing army and drawing out the raw material to the nearest railway station. 2 एम हुआ करते थे इन लोगों के मेनली, एक तो मोबिलाइज करना आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा यहाँ पे बोलते थे कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक के रॉ मटेरियल कैसे पहुंचाया जा सके, इसीलिए इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया था। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, मतलब हर जगह देखा जाए तो ऑल वेदर रोड्स अवेलेबल नहीं थे, और रूरल एरियाज में तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो लोग यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाते थे। पीपल लिविंग बट सफर्ड फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज एंड सर्वाइव, वहां पे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे नेचुरल कैलामिटीज से, और वहां पे अगर मान लेते कोई बीमारी आ जाए तो उससे डेथ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती थी। रेलवे की बात करें हम लोग, रेलवे स्टार्ट होता है यहाँ पे 1850 में टू ब्रेक द ज्योग्राफिकल एंड द कल्चरल बैरियर एंड फॉस्टर्ड the commercialization of Indian agriculture, self-sufficiency of village economy in India। तो रेलवे आने के कारण हमारे यहाँ जोग्राफिकल और जो कल्चरल बैरियर थे वो खत्म हो जाते, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे विलेज की इकोनॉमी जो है वो सेल्फ सफिशियंसी की तरफ बढ़ती है, मतलब सेल्फ सफिशियंट हो जाती है। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा। अब यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज भी चालू हो गया, मतलब कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत तेजी से काम कर रहा था। कहां से? ओडिशा से। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी इंट्रोडक्शन किया गया ताकि ये लोग ब्रिटिशर्स अपने लोगों से संपर्क कर सके, बातें यहाँ पे कर सके। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुएज कैनाल की। तो सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल थी जो कि इजिप्ट के पास थी, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती थी। अगर मान लेते सुएज कैनाल नहीं थी तो यूरोप से जो भी अब शिप जाएगी वो जाएगी साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो पहुंचेगी इंडिया। तो लगभग 7500 किलोमीटर का जो है उसको डिस्टेंस तय करना पड़ता था। उससे बचने के लिए यहाँ पे सुएज कैनाल का क्या हो जाता है, नेशनलाइजेशन होता है, जो कि होता है 1869 में। चलिए हम लोग बात करते हैं। इट इज एन
आर्टिफिशियल वाटरवेज, तो याद रखना एग्जाम में कि ये अपने आप में आर्टिफिशियल वाटरवेज थे। कहां से? नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन द नदर्न ईस्ट इजिप्ट। इट कनेक्ट पोर्ट सईद ऑन द मेडिटेरेनियन सी विद द गल्फ ऑफ सुएज ऑन द आर्म ऑफ रेड सी। ओके, तो ये दो को जोड़ती है यहाँ पे, एक तो मेडिटेरेनियन सी और दूसरा हो गया यहाँ पे रेड सी। Suez Canal between the European American ports located in South Asia, East Africa and Oceania। तो ये अलग अलग जगह को क्या कर रही थी? एक साथ जोड़ रही थी। और अगर हम लोग बात करें नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल, तो नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल जो होता है वो होता है 1869 में। चलिए, तो हम लोगों को सुएज कैनाल जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? एक छोटा सा काम करने वाले हैं। अब हम लोग मूव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो है हमारे करंट चैलेंजेस का ही पार्ट 2। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया में जैसे ही हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है, उसके बाद क्या हुआ। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोगों ने बनाना चालू करे हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए प्लान। और प्लान बने मेनली क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यहाँ पे बनाए गए बड़े प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 5 ईयर प्लान। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा। चलिए, बोलता है ऑन 15 अगस्त इंडिया वॉक टू द न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग बिल्कुल फ्रीडम को लेके बैठे हुए थे। कब? कौन सी डेट? 15 अगस्त 1947 1947। सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू। सोशलिज्म किसके पास पहुंच जाती है भैया? जवाहरलाल नेहरू। मतलब इन्हें कॉन्सेप्ट लिया यूएसएसआर का, क्योंकि वहां पे सोशलिज्म सिस्टम चला था। तो उन्होंने सोचा कि क्या हम लोग यहाँ पे इंडिया में भी सोशलिज्म ला सकते हैं। सोशलिज्म एस्टैब्लिश्ड इन सोवियत यूनियन, प्रोडक्शन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट नॉट बाय द प्राइवेट विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। वहां पे 100% सोशलिज्म सिस्टम चल रहा था यूएसएसआर में। तो हम लोगों ने सोचा क्या हम लोग भी यहाँ पे सोशलिज्म सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो क्या डिसीजन लिया फिर भैया हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स ने? वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इंटरिम गवर्नमेंट के भी वो प्राइम मिनिस्टर थे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 हमारे यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। और ये क्या बताता है हमें? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर एक स्टेट अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट होगा, ये बताता है हमारे यहाँ पे डीपीएसपी। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन सेटअप विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन एरा ऑफ द 5 ईयर प्लान। और यहाँ पे बोलता है 1950 में प्लानिंग कमीशन बन के तैयार हो जाता है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1951 से लेके 56। ओके, अब ये कब तक का चलता है? 2017 के बाद इसको चेंज करके बना दिया जाता है भैया नीति आयोग। क्या बना दिया जाता है? नीति आयोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारे कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। ओके, कैपिटलिस्ट की बात किसने करी भाई? कैपिटलिस्ट की बात करी सर जी एडम स्मिथ ने। सोशलिस्ट की बात किसने करी सर जी? कार्ल मार्क्स ने। और मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं कि गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान किसके लिए बनाना है, कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्री से हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंस, मतलब सारे काम अब हम लोग खुद करेंगे, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो कंट्री जहां पे भी है, कंट्री को क्या करवाना चाहते हैं हम लोग? मैक्सिमम ग्रोथ करवाना चाहते हैं, ताकि बाकी कंट्री से हम लोग नेक टू नेक डील कर सके। इक्विटी की बात करें तो हमारे यहाँ किसी भी टाइप में और किसी भी फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम टाइप लोगों के बीच में इक्विटी जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए? इक्विटी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड फ्रॉम 1950 टू 1990। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1951 से लेकर 56। मेनली इसका फोकस रहता है किस पे? एग्रीकल्चर पे। और ये स्टार्ट करते हैं कौन भैया? किसके बेसिस पे स्टार्ट हुआ? हेराल्ड डोवर मॉडल पे। दूसरे 5 ईयर प्लान की बात करें हम लोग 56 से लेकर 61, ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे काम करता है। और दूसरा यहाँ पे बोला गया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, जो प्रोडक्ट इंडिया में बना सकते हैं हम लोग, उसको दूसरी कंट्री से ना लाना कहलाता है यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की, जो कि 61 से लेकर 66 के बीच में बनता है। और इसका मेन एम होता है इकोनॉमिक सफिशिएंसी, मतलब सारे डिसीजन इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी होंगे वो क्या लेगी? सिर्फ हमारी कंट्री लेगी, मतलब इंडिया लेगी। आगे बात करेंगे हम लोग सेकंड फेज पे आते हैं 66 से लेकर 90 तक के। यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई, क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली फेमाइन ड्रॉट कंटिन्यूअसली आ रहा था। तो हम लोगों ने बोला इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन निकल के आता है भैया यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं मैक्सिको के साइंटिस्ट, जिसका नाम था
नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में ये सिस्टम लेके आते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो ये दो नाम याद रखने हैं भैया हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1966 से लेके 74 में। हाँ, इसके बीच में दो हमारे वॉर भी हुए। एक तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग इंडो सिनो वॉर, और 1965 में हमारा वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं इंडो पाक वॉर। ये दो ईयर याद रखने हैं हम लोगों को। फोर्थ 5 ईयर प्लान में 66 से लेकर 74 में मेनली हम लोगों ने बोला कि हमारी कंट्री को अब ग्रोथ भी चाहिए मगर स्टेबिलिटी के साथ चाहिए। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी कितना परसेंटेज होना चाहिए? लगभग 5.5% से ज्यादा। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कोशिश तो करी कि हो जाए ये ग्रोथ, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर ने हमारा साथ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर मॉनसून एंड द शॉर्टेज ऑफ द पावर। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली वहां पे ना होने के कारण ये हमें डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कोशिश करी कि पॉवर्टी रिमूवल हो जाए और नेशनल इनकम जो है हमारी बढ़ जाए, और कि 3% बढ़ जाए तो 4.9% तक के बढ़ जाए। पॉवर्टी का मतलब होता है कि पैसे ना होने के कारण जब गरीबी आ जाए किसी पर्सन के ऊपर तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी। 6 5 ईयर प्लान में हम लोग बात करते हैं, इनका मेन फोकस था फूड और फ्यूल पे। ठीक है, फ्यूल का मतलब होता है जिससे हमें एनर्जी सोर्स मिल सके, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्यूल। और हमारे पास फूड की भी स्कैर्सिटी थी तो फूड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ा। 7th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बोला कि हमारी कंट्री की जो भी रिसोर्स है जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 8 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो फोकस करता है एलपीजी पॉलिसी पे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंस राज चल रहा था, लाइसेंस राज को बंद किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे नई पॉलिसी लाई गई जिसको बोला गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द two main international institution, first one is the IMF International Monetary Fund and second one is the IBRD International Bank for Reconstruction and Development। 9th और 10th 5 ईयर प्लान का फोकस था मेनली ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो हमने कोशिश करी है कि ग्रोथ तो होगी मगर हमारे यहाँ सोशल जस्टिस भी होगा, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड ये सब पे, और इक्विटी रहेगी मतलब मनी के बेसिस पे कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 11th 5 ईयर प्लान पे हम लोग आते हैं, बोलते हैं फास्टर ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस किया गया। और 12th 5 ईयर प्लान पे फाइनली बोला गया कि हमारे यहाँ फास्टर सस्टेनेबल, मतलब अभी जो ग्रोथ हो रही है वो तो रहे मगर आगे चल के ये और बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्या सिस्टम थे। तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या आ चुका था भैया, एक रिवॉल्यूशन आ चुका था जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में दो स्टेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पहला था पंजाब और दूसरा था भैया हरियाणा। चलिए तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज आता है हमारे यहाँ। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की। तो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म को मतलब पहले क्या होता था, जमीनें जो है पूरी की पूरी किसानों की जमींदारों के हाथ में चले गई थी या ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गई थी, उनसे छुड़वाया किसी रिफॉर्म के थ्रू, उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। मतलब पुराने जो यहाँ पे लॉज बनाए गए थे उनको हटाया जाए, नए लॉज लाए जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। और क्या बोल रहा है कि द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूएसए। जब हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी हुई थी तो यूएसए ने हमारी मदद करी थी। उस स्कीम का नाम था PL 480, पब्लिक लॉ 480। ठीक है, इससे हमारी मदद करी थी, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रैटेजीज गलत यूज करी थी यूएसए ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बात करेंगे हम लोग एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज। तो इन लोगों ने, सरकार ने कोशिश करी कि जो बिचौले लोग हैं उनको हटाया जाए, मतलब इंटरमीडियरीज जो है, कमीशन एजेंट जो है, जो ब्रोकर है, इनको बीच से हटाया जाए। तो सरकार और किसान दोनों डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज। इससे फायदा क्या हुआ भैया? इससे फायदा ये हुआ कि ओनरशिप ऑफ द लैंड मिल गई, तो बंदा खुद से अच्छे से काम करना चालू कर देता है। बोलता है 200 लाख टैलेंट, 200 लाख टैलेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सीधे कॉन्टैक्ट में आ गए। तो आज हमारी कंट्री जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टेनेंट्स इंक्रीज आउटपुट एंड गेट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, गोल ऑफ इक्विटी नॉट फुल्ली सर्व ड्यू टू। कुछ कारण थे जिसके कारण लैंड रिफॉर्म सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। पहला जो था लूप होल्स थे किसमें? लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन मतलब जो रूल बुक बनाई गई थी उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। दूसरा टेनेंट्स अफेक्टेड, जमींदार क्लेम सेल्फ कल्टीवेटर, टेनेंट्स को किसी भी तरीके से भगा दिया जाता था तो जमींदार जो है वो खुद ही मालिक बन जाते थे उन जमीनों के। पुअरेस्ट एग्रीकल्चर लेबर नॉट बेनिफिटेड, बट जो सबसे छोटी क्लास का लेबर था जिसके पास बहुत कम जमीन थी उसका यहाँ पे फायदा
नहीं होता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड सीलिंग की। लैंड सीलिंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा लैंड होती है किसी के पास, सरकार अगर उसको छीन लेती है तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड सीलिंग। ओके, तो यहाँ बोलता है कि फिक्सेशन ऑफ द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द लैंड इज नोन एज, यहाँ पे बोलता है लैंड सीलिंग। बियॉन्ड लिमिट लैंड गिवन टू द लैंडलेस कल्टीवेटर एंड द स्मॉल फार्मर्स, जो भी लैंडलेस है और या जो भी जिसके पास भी छोटी बहुत जमीन है उनको सरकार क्या करेगी, उनकी लैंड को बढ़ाएगी या तो उनमें लैंड को ऐड करेगी। जितनी, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 एकड़ जमीन है बट उसके यहाँ खाना खाने वाले लोग मान लेते हैं 20 है, तो उसका नहीं होगा, तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड 2 एकड़ और जो सरकार करेगी इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लैंड सीलिंग का फायदा होना। ओके, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड्स, और जो जमीनें कुछ ही लोगों के पास बची हुई थी उन सब से ये जमीनें छीनी गई और वापस उन किसानों तक के पहुंचा दी गई। आप आगे बात करते हैं प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कोशिश करेंगे कि कोई भी अमीर और कोई भी गरीब ना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे लोग एक जैसे हो। लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव, बट लोगों ने क्या करा भैया कि दूसरों के नाम पे, अपने ही परिवार के नाम पे ये लैंड को अलग अलग नाम पे कर दिया, जिससे कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। केरला और वेस्ट बंगाल में ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होता है, कौन सा, लैंड रिफॉर्म। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। हम लोगों ने समझ लिया था कि ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे और इंडिया में MS स्वामीनाथन जो थे ये लेके आए थे। ठीक है, चलिए भैया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, वहां पे इनोवेशन होता है और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो इंडिया में आती है, पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छा धूम मचाती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है हमारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। बट इसके साथ एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो क्या थे, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। दूसरा, यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी जो लगभग 4 to 10 टाइम ज़्यादा लगते थे बाकी के कंपैरिजन में। रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, पानी उनको चाहिए, बिना पानी के वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो गरीब किसान तो ये कभी काम कर ही नहीं पाएगा। इफेक्ट क्या हुआ भैया, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया नो लॉन्गर मर्सी ऑफ द अमेरिका। वो जो PL 480 की हम लोगों ने बात करी थी, तो PL 480 के अंडर में अब हम लोग नहीं हैं, हम लोग अपने हिसाब से अब खुद की खेती कर रहे हैं। हम लोग अटेनेबल मार्केट सरप्लस पे पहुंच गए और हम लोगों ने क्या करा भैया, अब ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। ये पोजीशन पे हम लोग आ चुके थे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ बफर स्टॉक बनाया जाता है काय के लिए, इमरजेंसी के केस के लिए। बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप, अब इसके कारण जो एकदम लोअर ग्रुप है उसको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आगे बात करते हैं रिस्क अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या रिस्क थे हमारे, तो रिस्क में सबसे पहले आता है भैया कि पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कमजोर है वो इसीलिए पेस्ट अटैक बहुत तेजी से हो जाता था इस पे। राइज ऑफ इनकम इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं इनकम जो है बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है। आगे हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने लोन भी प्रोवाइड करा मगर स्मॉल फार्मर्स को ये लोन नहीं दिया करती थी, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसीलिए स्मॉल फार्मर्स को यहाँ पे लोन नहीं दिया जाता था। आगे हम लोग बात करते हैं सब्सिडीज की, तो सब्सिडीज के यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट में नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनको पता था अगर मान लेते खेती नहीं होती है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होने वाला है, हमें यहाँ पे लॉस होने वाला है, तो इससे हमें बचना था। बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स इन फेवर ऑफ द सब्सिडीज की, तो मैंने आपसे कहा कि लोग यहाँ पे फेवर में नहीं थे कि किसानों को यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में सब्सिडीज दी जाए। आगे हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 50 to 90, मतलब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद कोई भी प्लान में एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लैंड रिफॉर्म एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इसके कारण हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होती है। 50 से लेकर 90 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म में जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। GDP बट यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है और 65% कंट्री की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं 1990s तक के भी किस पे डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहती है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बनने के कारण काफी लोग धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्विच करते हैं। पहले ये जो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी बात हो रही है। हमारे यहाँ एबंडेंस अमाउंट में कॉटन और जूट रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो कॉटन और जूट के लिए मिल्स यहाँ पे शुरू होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू होती है। पहला हमारे यहाँ आयरन स्टील प्लांट टिस्को नाम से बनाया जाता है 1907 में। उसके अलावा यहाँ पे कोलकाता में भी एक स्टील प्लांट बनाया जाता है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे
हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज आती है जो कि टोटली सरकार के हाथ में है और सरकार ही इस पे सारा का सारा काम करेगी। रूल्स बनाना है, बेचना है, खरीदना है, वो सब सरकार का काम होगा। शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज आती है जिसमें सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कितनी आ जाती है, 12 इंडस्ट्री आ जाती है। शेड्यूल सी की हम लोग बात करें यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर काम करती है, बट मेनली यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा काम करने में और डिसीजन लेने में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1951 काम करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, तो हर काम के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, बट 1990s के बाद बस परमिशन लेना पड़ती है, हमें हर चीज के लिए अब लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। ओके, अब ये जो हम लोगों ने एक एक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर गुड्स एक्ट 1951, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज के एक्सपांशन की भी बात करेंगे और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। यहां बोलता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री ओपन विदाउट लाइसेंस। पहले ये कंडीशन हुआ करती थी। इजी टू एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, बट यहां पे ये भी बोला गया कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करोगे तो सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी आपको। यहाँ पे लाइसेंस ऑल्सो नीड टू एक्सपांड आउटपुट एंड डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन ओनली गिवन इफ द गवर्नमेंट कन्विंस। और यहाँ पे बोला जाता था कि लाइसेंस देने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का है। अगर सरकार ने आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर दी तो आपको लाइसेंस दे देगी, अगर एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल नहीं है तो सरकार लाइसेंस यहाँ पे नहीं देगी। अब हम लोग बात करते हैं करवे कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई। तो इसमें याद क्या करना है भैया, 1955 में कौन सी कमेटी थी भैया, करवे कमेटी। किसकी बात करती थी वो, यहाँ पे बात करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। जहां लिमिट 5 लाख थी उसको बढ़ा के आज कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी में। ट्रेड पॉलिसी में हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो जो चीजें हम लोग बाहर देश से अपने देश में मंगाते थे उन सारी चीजों को अब हम लोगों ने अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया है। चलिए, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सबसे पहले कब स्टार्ट किया, तो भैया 7th 5 ईयर प्लान में इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। हम लोग बात करते हैं टैरिफ्स की। टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी सामान आ रहा है या जो भी सामान यहाँ से जाएगा उस पर गवर्नमेंट जो कुछ अपने टैक्सेस लगाती है, ड्यूटीज लगाती है, वो सब कहलाता है यहाँ पे टैरिफ्स। कोटास की बात करें तो यहाँ पे लिमिट होती है कि गुड्स आपका कितना हमारी कंट्री में आएगा और हमारी कंट्री से कितना गुड्स जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोटास। कोटास सैंपलिंग भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। चलिए आगे बात करेंगे रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था, क्योंकि हम लोग दूसरी कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, जिससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो खत्म हो रही थी यहाँ पे। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए लग्जरी गुड्स पे। बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की 1950 से लेकर 1990 तक के। तो यहाँ पे बोलता है प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी की बात करें तो 50 से 51 के बीच में सिर्फ 11.8% था हमारा कंट्रीब्यूशन, 90 में बढ़कर 24% होता है और आज जो हमारा एनुअल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली क्या है भैया 6% से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाइड हुई धीरे धीरे करके, सिर्फ जूट कॉटन के अलावा और भी चीजें हमारे यहाँ क्या होने लग गई, मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, जिसपे हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स को भी कंसीडर करते हैं। हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, धीरे धीरे करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करवे कमेटी के रिकमेंडेशन पे हर गांव में छोटे छोटे कस्बों में बसने लग गए, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है और टोटली जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे उनके पास और भी सेक्टर्स में काम मिल जाता है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हम लोगों ने बाहर की जो कंपनियां आ रही थी उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड किया। हम लोगों ने मेनली अपनी ही कंट्री में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेड करना शुरू किया और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन ना होने के कारण ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है। आगे बात करेंगे हम लोग लाइसेंसिंग पॉलिसी। जो लाइसेंसिंग पॉलिसी सरकार ने बनाई थी लगभग 1950 से लेके 1990 तक के, इसका मिसयूज होना शुरू हो गया था। अपने अपने लोगों को लाइसेंस दे देते थे लोग। यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी था क्योंकि ये सारा का सारा मैनुअल वर्क हुआ करता था। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलाइज सिस्टम पे काम कर रही थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोनोपोली काम करेगी। मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि सिंगल सेलर इन द मार्केट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ, और ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार तरीके से सुपर क्विक रिवीजन जैसा नाम दिया गया था उसी तरीके से ये खत्म होता है। तो ऐसे ही और सुपर क्विक रिवीजन के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है एक छोटा सा काम, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।